कहे देखो ये है रिंकी, है ना, ये है रिंकी बड़ी बड़ी आंख वाली, ठीक है ना, देखिए हंस रही है ना। क्या लड़का क्या बोलेगा, ईजन है ये बकरिया, वो कुछ नहीं आता है, ये क्या करेगी, हल्का हल्का विषय रखे। ये भी हंस रहा है, ये बोलता है बकरिया हम तो साइंस पढ़ लेते हैं जी, तुमको क्या लगता है ना, अपने ज्यादा घमंड में चूर, हमको साइंस पढ़ने आता है। निश्चित नहीं है, प्रथा गलत भी होती है और प्रथा सही भी होती है। यहाँ क्लास में हाय सर हमको ही वैसे कर रहा है, हाय सर हमको वैसे कर रहा है। पहले टीचर क्या करता, तुम इसको मारेगा दूल्हा पर मास्टर, हाँ अब जाकर सिर से बैठ जाएगा, वो तो सब कुछ करेगा, सीखेगा फटाफट सीखेगा। सी रुचि है ना, रुचि है ना तो अधिगम जल्दी हो जाता है, जहाँ रुचि है वहाँ अधिगम आसान है। हेलो दोस्तों, कैसे आपसे मैं नायक सर डिस्कवरी एकेडमी की यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। वंदन है और कांति का इस्तकबाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट 2023 जो कि 20 अगस्त एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चली आ रही है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रदाय का सुझाव सुझाता है या सुझाव करता है। देखिए मस्तिष्क मतलब वही बात है, ब्रेन, ठीक है। नमनीयता मतलब क्या है, ये नम्रता का मतलब यहाँ होता है अनुभव, है ना, दिमागी अनुभव या अनुभूति भी कह सकते हैं, है ना, अनुभूति भी कहिए या फिर अनुभव कहिए, है ना, एक ही बात होती है ना, अनुभव। मस्तिष्क अनुभव, दिमाग क्या सोच रहा है, दिमाग को क्या अनुभव हो रहा है। संप्रदाय का मतलब हम बताए थे, इसका मतलब होता है धारणा, है ना, धारणा कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए, है ना, संप्रदाय कहिए, अवधारणा भी कह सकते हैं ना, अवधारणाएं, है ना, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणाएं भी होती है। प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रदाय क्या सुझाता है। ऑप्शन है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ऑप्शन बी, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल नहीं होता है, कोई तेज होता है, कोई भोंदू होता है, कोई बकलुल होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 है, केवल अनुवांशिकता। जब केवल की बात है तो भैया पहले गलत हम बताए थे इससे पहले भी। चलिए, क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। चलिए देखते हैं, क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, ये बात आधी है। ऑप्शन 2 में चलते हैं, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया था। ऑप्शन 1, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। सही बात है कि जो बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था होता है, लेकिन 2 से 7 वर्ष का ये 2 से लेकर के 14 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 16 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जो कि किशोरावस्था होती है, वो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील सेंसिटिव अवस्था होती है, सेंसिटिव अवस्था होती है। ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, किसी व्यक्ति के आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या हो सकता है। स्रोत डैश 1 है ऑप्शन में, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। 50-50 कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न देखिए, ध्यान सुनिए, प्रश्न में क्या लिखा हुआ, प्रश्न में लिखा हुआ प्रश्न में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। यहाँ बात सामाजिक विकास की भी हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन 2 देखिए, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास रूप देती है। बात कुछ हद तक सही है, कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। हाँ, आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। देखिए नहीं, कैसे नहीं करता है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए उसे आनुवंशिकता विकार है ना, उसके माता पिता को प्रॉब्लम है कोई, तो वो प्रॉब्लम क्या होता है, वो डिसीज क्या होता है, बीमारी क्या होती है, बच्चे में भी आ जाते हैं, तो कहीं नहीं क्या होता, उसके विकास को वो क्या करता है, वो विकास को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये बात एक खारिज हो गई। अब चलते 4 में, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। ये बात भी गलत है, प्रभाव डालते हैं लेकिन बहुत ही कम नहीं, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर, एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, ठीक है, 2, ठीक है। एक बालक अपने प्रारंभिक सामाजिक ग्रहण का पाठ डैश से प्राप्त करता है। सामाजिक
प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ में, प्रारंभिक मतलब क्या होता है, प्री स्टेज जो होता है, पहला सबसे पहले बच्चे का जन्म कहाँ होता है, घर में होता है, ठीक है, घर में होता है ना, बच्चा कहाँ जन्म होता है, घर में लेता है, उसका लालन पालन कहाँ होता है, वो कहाँ बड़ा होता है, सबसे पहले कहाँ होता है, प्राथमिक की बात हो रही है, वो होता है घर में, है ना, घर मतलब कि परिवार में, और परिवार में ही होगा ना माता पिता, ठीक है ना, परिवार में होता है, तो परिवार में सबको होता है, परिवार भी एक प्रकार का एक समाज का एक अनुरूप है परिवार, ठीक है, तो माता पिता जहाँ मानव का समूह है वो परिवार है, तो जो बच्चा होगा सबसे पहले बच्चा का सामाजिकरण कहाँ पे होगा, बच्चा किसके साथ घुलेगा मिलेगा, किसके साथ उसका संज्ञान होगा, अपने भाई बहन माता पिता के साथ, इसलिए 3 राइट आंसर है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से विकास किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा कौन सा, ये पूछ रहा सवाल है कि सवाल है कि निम्न में से किस चरण, स्टेप पूछ रहा है, ये स्टेप क्या हो जाता है यहाँ पे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये जो संकेत और इशारा का जो काम होता है बच्चे हो कब सीखते हैं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, यानी कि पूर्व क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था होती है। 2 इज द राइट आंसर। देखिए एक को सुनना ही नहीं है, ये तो 0 से 2 वर्ष की बात होती है, अभी तो बहुत बच्चा होता है, बच्चे को पता नहीं कि हम बच्चा हैं, और वो एज होता है, ठीक है। ये मूर्त आप बच्चा कहते हैं कि ढावा हो गया, बड़ा हो गया, है ना, जवान हो गया, ये तो बात तब, अभी इस वर्ष में बच्चा जवान होता ही नहीं है, उसका दिमाग विकसित करना यहाँ इसके बाद शुरू हो जाता है ठीक ठाक स्थिति में। औपचारिक तो और बड़ा हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका आंसर होगा सही, ठीक है। प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्था संरचनाएं क्या कहलाती है, ज्ञान की व्यवस्था संरचनाएं, ठीक है ना। देखिए मस्तिष्क है, ब्रेन है, ठीक है ना, एक इंसान का ये ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या होगा, ज्ञान जो है ज्ञान जो जब मस्तिष्क में ज्ञान या संज्ञान आएगी, जब ज्ञान एडजस्ट होगा मस्तिष्क में, ठीक है, बच्चे के मस्तिष्क में, तो क्या होगा, वह एक सीरीज को फॉलो करेगा ना, इट मीन्स कि वह एक संरचना को फॉलो करेगा, वो चीज़ों को किस तरह सीखेगा, एक वे में सीखेगा, एक वे कह सकते हैं, है ना, या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्थित संरचना होगी, है ना, जो क्रम होगा सीखने का या जिस तरह से वो सीखेगा, तो क्या होगा, इससे पहले जो वीडियो है लेक्चर में मैंने कहा था कि वो स्कीमा होती, जब भी आप देखिए मस्तिष्क की बात आए ना, तो इसका मतलब ही स्कीमा होता है, ब्रेन होता है, ठीक है ना। आपके प्रश्न में ही लिखा हुआ है मस्तिष्क यानी कि स्कीमा, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा, ठीक है, स्कीमा इज राइट आंसर। समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD से को कहते हैं, ऐसे कहते हैं ZPD, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए इसका बहुत अच्छा आंसर होता है, वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर देखा जाता है CDP में, बट आज बताते हैं, कभी नहीं भूले जाते हैं कि हाँ मजा आ गया सुन के, अरे कुछ था ही नहीं इसमें। देखिए एक बच्चा है, इसका नाम है राम, देखिए हंस भी रहा है, नाम बिचका रहा है ना, ये राम है, ठीक है, देखिए इसका बाल ये लंबा लंबा जेल लगा करके, और ये देखिए श्याम है, ये भी हंस रहा है, ठीक है ना। राम क्या करता है, किसी समस्या या किसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो खुद का स्कीम यानी कि ब्रेन का उपयोग करता है अकेला, बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के सहारे के, ठीक है ना। और श्याम क्या करता है, उसी चीज को वह किसी शिक्षक या किसी बड़े आदमी जो उससे ज्ञान में ऊपर हो, उसके सहायता से, उसके सहारे क्या करता है, वो सीखता है। तो बताइए, और ये राम है और ये श्याम है, बताइए सबसे पहले कौन सीखेगा भैया, इसका मतलब सबसे पहले सीखेगा श्याम, क्योंकि श्याम हेल्प लेकर क्या कर रहा है, चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। इसी के बीच के संबंध को ZPD कहा जाता है ना, समीपस्थ विकास क्षेत्र। तो सबसे नजदीक की, सबसे पहला समीपस्थ, सबसे ज्यादा विकास, नजदीकी विकास किसका होगा, श्याम का होगा ना, है ना, वही बात है। तो क्या हो जाएगा, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है ना, लर्निंग होता है। संप्रदाय मतलब कॉन्सेप्ट की चर्चा निम्न में से किसने की है, ये पूछता किसने किया। तो हम इससे पहले बताए थे, समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत से पहले बताए हम कि वो लेव वैगोत्स्की ने किया है। 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वैगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं। देखिए फिर आ गया लेव वैगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक, है ना, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक भाषा, सामाजिक सांस्कृतिक
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। तो प्रश्न है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं। किस चीज की महत्वता पर जोर देते हैं? लेव वाइगोत्स्की, देखिए, हाँ देखिए कितनी अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि इसने क्या दिया था, लेव। देखिए हमेशा कहता हूँ कि भैया ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना भी प्रश्न है तकरीबन उसका आंसर क्या होता है, उसी में छुपा होता है। देखिए अभी देखिए लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया, और इसी भाई साहब ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। तो भैया साफ लिखा हुआ है ना सांस्कृतिक, इतना भेजा क्यों लगाना, काहे बनना बकलोल, सिंपल सी बात है, आगे बढ़िए ना, है ना। हमें एग्जाम को पास करना है, पंडित नहीं बनना, ठीक है। संस्कृति, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? सिंपल बात है, बहुत सिंपल, इसका सीधा आंसर आपको पता ही होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो क्या देते हैं, ये भाई साहब ने क्या कहा था, नैतिकता का सिद्धांत बताया था, ठीक है ना। मोरालिटी की बात, नैतिक सिद्धांत दिए थे कि ना, किसने दिया था, ये है लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है ना। मतलब नैतिक मतलब क्या होता है, इससे पहले हम बताएं, सुनते हैं ना, कहते हैं क्या बोलते हैं कभी कभी, अरे राहुल, अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसे लोग बुर्बक बुझेगा, बकलोल बुझेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो बताने वाला है, उसे जो समझा रहा है, वो ये बताने चाहता है कि अच्छा चीज़ समझो, अच्छी चीज़ को सीखो, है ना। यानी कि अच्छे बुरे की समझ को समझो, अच्छे बुरे का फर्क, है ना, सही गलत, अच्छे बुरे का फर्क, अच्छे बुरे की समझ, है ना, अच्छे बुरे की समझ, सही गलत, इन दोनों के फर्क को आप समझेंगे तो क्या हो, इसका मतलब आपके अंदर नैतिक तर्क जो है वो विकसित हो चुका है ना। तो बच्चा क्या होता है, इस चीज़ को समझता नहीं, वो उसको जो लगता है अच्छा वो कर देता है, ठीक है ना। हाँ, एक उसको ये काम समझ आ गया, अच्छा लगा, कर दिया, लेकिन उस काम को करने से नुकसान हो सकता है, बच्चे की बात समझ नहीं होती है। हाँ, तो उसे कुटता है ना, दुर्लभ देता है माता पिता या कोई बड़का भाई है, मार दुर्लभ, इसको मारता है जैसे, तो रोता है, तो कह रहे यार हमको मारे, आप क्यों मारे, तो ये काम गलत था, तुम काहे किया, बस ये बात सुन के, अच्छा ये काम गलत है, उसको नहीं पता कि नैतिकता की बात होती है। अच्छा ये काम गलत है, अच्छा ये काम सही है, अच्छा हम अच्छा वाला काम हमेशा करेंगे ना, जो काम सही है वही करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में नैतिक विकास हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे को समझ आ जाता है कि भैया हम ये काम करेंगे ना, खूब कूटेगा, ये काम नहीं करेंगे तो अच्छा लोग कहेगा, ठीक है ना। अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा, ठीक है ना। तो बच्चे में ऑटोमेटिक आ जाता है ना, कुटते कुटते मार खाते खाते समझ आ जाता है कि हाँ भैया ये काम बढ़िया है, ये काम बढ़िया नहीं है। तो इसका क्या आंसर है, लॉरेंस कोहलबर्ग, राइट। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री मतलब होता है जो शिक्षक हो वो कई विधियों से पढ़ाए, कई चीज़ों से पढ़ाए, किसी चीज़ की सहायता से पढ़ाए। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं अभी इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ताकि अधिगम जो है वो आसान हो जाए, चीज़ों को समझना आसान हो, ठीक है ना। सामग्री बोर्ड के यहाँ बोर्ड सामग्री है, तो अध्यापक अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने, बिल्कुल सही बात है। संसाधन जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है, वो हमें अवेलेबल होनी चाहिए, कहाँ पर, विद्यालय में शिक्षक के द्वारा। विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होता है, सही विकल्प चुनिए। देखिए दोनों बात बिल्कुल सही है ना। सहायक लिखा होगा कि एक सहायक माहौल में, सुने हैं हम, कहते हैं हे जाएगा चलो वहाँ पे खेत में बैठ के ना सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, सुनते हैं ना, शाम होता है ना, आप देखेंगे गाँव में देखेंगे बच्चा लोग क्या करता है, बोरा बिछा के ना सब साथ पढ़ता है। उससे क्या होता है, अनिल मंडल, ठीक है ना, उससे क्या होता है जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है वो ईजी हो जाता है। वो क्या होता है, ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या होता है, डिस्कशन करते हैं, समझते हैं, चीज़ों की व्याख्या करते हैं अपने आप से, वो उसको बताता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हेल्पिंग लर्निंग हो जाता है सहायक माहौल में, ठीक है ना। टू ईच अदर एक दूसरे के साथ क्या होती है, वो सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बातें होनी चाहिए, वहाँ क्या होता है, ज्ञान का निर्माण जल्दी होता है, चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है, समझ आती है, अधिगम सार्थक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सही आंसर है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है।
प्रश्न बुद्धिलब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है? देखिए क्रिटिसिज्म की बात हो रही है ना, आलोचना करने का आधार क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पक्षपाती मापदंड गुणात्मक आकलन का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, ये बात भी नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ हद तक ये बात सही लग रही है। बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है IQ। अगर ऐसा है, अगर इस ऑप्शन को देखा जाए बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को, देखिए एक बात देखिए, बहुत से क्लास में क्या होता है, बहुत से बच्चे आते हैं जिसका जो ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं, कहते हैं ना इसका बैकग्राउंड नहीं है, अरे गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा गरीब बैकग्राउंड से आता है और कोई अमीर से आता है, इसका मतलब क्या, उसका जो है उसका बुद्धि क्या होगा, जो गरीब का बुद्धि निम्न होगा और अमीर का बुद्धि उच्च होगा, ऐसा कभी नहीं है ना। ये गरीब का बच्चा है, पढ़ने में क्या है, कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं। ये जो बात है, ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर रिपीट होता है, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा है ना, उसके तहत ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो पक्षपाती मापदंड, ये क्या, इसकी आलोचना है, किसकी, क्रिटिसिज्म है, किस चीज़ की, तो IQ की, कि कोई बच्चा अगर निम्न स्तर से निम्न पृष्ठभूमि से आता है, कोई बालक निम्न पृष्ठभूमि से आता है ना, निम्न पृष्ठभूमि से आता है, तो वो क्या, उसका अधिगम क्या होगा, क्या उसका ज्ञान, उसका IQ क्या होगा, उसका जो बुद्धि है वो निम्न होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई अमीर या कोई अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे पृष्ठभूमि से आता है, यानी कि उच्च पृष्ठभूमि से आता है, हाँ, तो उसका ज्ञान क्या होगा, उसका ज्ञान बहुत सही होगा, उसका अधिगम जल्दी होगा, उसका IQ तेज होगा, ऐसा नहीं है। ये इसके अंदर आलोचनात्मक बात होती है ना, और ये बातें व्याप्त है। अभी भी ये बात है जो कहते हैं कि अरे इसको कुछ नहीं आता, इसका क्या, बाप में क्या खिलाते उसको, ऐसी बातें बहुत सी होती रहती हैं। तो क्या है कि पक्षपाती मापदंड, ये बातें बिल्कुल सही है। अब दिखते आगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, है ना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा। देखिए इससे पहले बताया चला, जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या सिद्धांत दिए थे, वो सामाजिक दिए थे ना, सामाजिक, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक दिए थे, और भाषा का भी इन्होंने ही दिया था, भाषा। इससे पहले भी ये बात हम चीख के कह दिए, चिल्ला के बोल दिया कि इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। देखिए यहाँ देखिए एक बात, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है चिंतन में बाधक है, नहीं, गलत बात है। ऐसा कभी हो आपको, आप भाषा समझ है, भाषा की समझ है, भाषा क्या है, देखिए ये बात जो समझिए, भाषा क्या है, ये क्या है, भाषा क्या, संप्रेषण जो है ना, संप्रेषण जो है, यानी बातचीत जो है, बातचीत है ना, बातचीत है ना, ये क्या है, भावनाओं का क्या है, आदान प्रदान किससे होता है, किस माध्यम से होता है, किस सोर्स से होता है, वो है भाषा। और देखिए अगर हम सिर्फ ऐसे करें, ऐसे मुँह चमकाएंगे, संकेत इशारा मारेंगे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ संप्रेषण तो हो रहा है, मुख संप्रेषण हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए संप्रेषण के लिए संज्ञान और अधिगम के लिए भाषा बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। तो अब इसका चिंतन को सुसारित करती है, हाँ ये बात बहुत अच्छी बात है, चिंतन को सुसारित करती है। आपका जो आपको थिंकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रीअरेंज होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, बेस्ट होता है, अच्छा होता है, उसमें सुधार आती है ना, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। चिंतन को सुसारित करने में कोई भूमिका नहीं, गलत बात है, नहीं किससे बात हो गया, गलत का, इसमें लिखा हुआ है भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, नहीं, कम प्रभाव नहीं पड़ता, विशेष प्रभाव ही पड़ता है। कम प्रभाव कैसे पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सुसाइड करती, राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। कम प्रभाव कभी नहीं होगा। अगर आप कोई बच्चा मूक बाधिर है, कोई बच्चा बोल नहीं पाता, पता नहीं बोका है, गूंगा है, ये नहीं बोल पाता है, तो क्या आप उनकी जो भावनाएं हैं क्या समझ पाएंगे? अगर अपना मुंह नहीं खोलेगा तो उसकी भावनाएं हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है। क्या मतलब भाषा, जब भी वो मुंह खोलेगा, चोंच खोलेगा, अपना मुंह उठाएगा, तो इसका मतलब क्या, किसी न किसी भाषा का प्रयोग करेगा, किस लिए, अपनी भावनाओं को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जब भी प्रश्न पढ़ते हैं हंसी आ जाता है ये वाला। इसका आंसर एक ही में जहाँ लिखा हो जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, है ना, मतलब ये बात ही वैसा है कि कहते हैं ना, कहे देखो ये है रिंकी, है ना, ये है रिंकी बड़ी बड़ी आंख वाली, ठीक है ना, देखिए हंस रही है ना, क्या लड़का क्या बोलेगा, ईजन है, ये बकरिया है, वो कुछ नहीं आता है,
कि क्या करेगी, हल्का हल्का विषय रखेगी, है ना। आइए देखिए, ये है स्मार्ट राहुल, है ना, इसका हाँ देखिए सुंदर आँख है, ये भी हंस रहा है। ये बोलता है बकलोल, हम तो साइंस पढ़ लेते हैं जी, तुमको क्या लगता है ना, अपने आता है घमंड में चूर, हमको साइंस पढ़ने आता है। ये क्या करेगी, हम आर्ट्स लेंगे, है ना। तो ये क्या, ये तो रुचि की बात हो जाती है ना, कि ऐसा तो नहीं होता है कि कोई लड़की आर्ट्स इसलिए लेती है, ईजी विषय इसलिए लेती है कि उसको वो क्या होता है, वो ईजी काम ही ढूंढती है, ताकि उसका ना ज़्यादा उसको पढ़ना ना, ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। तो ये अक्सर क्या होता है, ये रूढ़िवादिता है, ये परंपरागत है, शुरू से चले आ रही है। जो हल्का हल्का काम होगा लड़की करेगी, जो भारी भारी काम होगा कहता मर्द ना करेगा, क्या करेगा, ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही करने में सक्षम होते हैं, चाहे काम कैसा भी हो। तो ये जो भावना है, ये जो बात है ये पक्षपाती बात होती है। ये क्या बताता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है, पक्षपात की बात हो रही है, ठीक है। और ये बातें हमारे समाज में व्याप्त है अभी भी, बहुत से समाज जहाँ पे अभी भी ये बातें व्याप्त है। लड़की है ऐसा नहीं करोगी, लड़की हो ऐसा नहीं करोगी, ये बहुत से काम करने का अधिकार लड़का को मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जेंडर इक्वलिटी में क्या होता है, जेंडर क्या समानता में क्या होती है, दोनों को ही समान दृष्टिकोण से देखनी चाहिए समाज को, ठीक है। देखिए ऐसा होता नहीं है। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। देखिए विविधता क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, वैरायटी की बात होती है ना, वैरायटी मतलब विविधता का मतलब सीधा समझिए कि एक से अधिक बात, है ना, एक से अधिक बातों का सम्मिश्रण या समुच्चय कह दीजिए। विविधता का मतलब एक बात और होती है, मतलब यहाँ पे कि चीज़ों में क्या होता है, वेरिएशंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है, ध्यान सुनिएगा, यानी कि मिली जुली हुई बातों की यहाँ बात हो रही है, एक से अधिक बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। विविधता जिस चीज़ में डाइवर्सिटी हो, मान लीजिए कि किसी प्रश्न को हल करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, वो तरह तरह से दिमाग लगाते हैं, कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी इस चीज़ का रहता है सहारा कि ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो डाइवर्सिटी की बात यहाँ पर हो रही है, वो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्रिएट कर रहा है। तो ये अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है, क्या है, समस्या है, संसाधन है, रुकावट है, बिल्कुल नहीं। ये अच्छी बात है, विविधता होनी चाहिए, अनेकों तरह से सोचने की क्षमताएं बच्चे में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, रुकावट बिल्कुल नहीं है, संसाधन बिल्कुल है, समस्या बिल्कुल भी नहीं है। दो क्या होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। किस प्रकार का मूल्यांकन, टाइप ऑफ असेसमेंट की बात हो रही है, किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। देखिए सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन नहीं, सत्र के अंत की बात होती है तो वैसे ही खारिज है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों में देखिए विद्यार्थियों द्वारा किया गया 100 मूल्यांकन, अगर बच्चों को ये समझ आए कि कोई किसी समस्या का सॉल्व बच्चा खुद से करता है, ठीक है ना, वो कई दफ़ा वो क्या होता है, वो समस्या का सॉल्व नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, अक्सर क्या करेगा, वो बार बार सोचेगा, कई तरह की कॉन्सेप्ट संप्रदाय को अवधारणाओं को दिमाग में लाएगा, यानी कि 100 मूल्यांकन करेगा इस चीज़ को कैसे किया जाए, और वो कर भी लेगा तो बाद में वो सोचेगा जरूर, असेसमेंट करेगा खुद का कि हाँ मैंने इस कार्य ऐसे किया, ये कार्य ऐसे होता। कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है, ऐसे बहुत से बच्चे बालक होते हैं जो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, वो क्या होते हैं, जटिल कार्य को अपने कॉन्सेप्ट से, अपने स्कीमा से, अपने ब्रेन से बड़ा ही आसान तरीके से कर लेते हैं। बाद में उसका वो मूल्यांकन भी करते हैं कि मैंने अच्छा यहाँ गलती था, वहाँ सही था, ऐसे किया वैसा किया, सभी चीज़ों पे ओवरऑल क्या होता सोचता है, ठीक है ना, क्रक्स निकालता वो, है ना। 100 मूल्यांकन करना सबसे बेस्ट क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है, ठीक है ना। किस प्रकार का मूल्यांकन, तो 100 मूल्यांकन, आप खुद से कोई काम कर रहे हैं, उस काम को खुद से ही समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, फिर बाद में सोच रहे कि मैंने कहाँ गलती किया, यह कहाँ सही होना चाहिए था, कहाँ गलत था, सब उस चीज़ के बारे में ओवरऑल सोचना, 100 मूल्यांकन करना पॉजिटिव बात है, ठीक है। 3 नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसी नए संप्रदाय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और
सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर कोई संदेह, कोई डाउट है, बच्चा पूछेगा तो शिक्षक को चाहिए कि हाँ इस बच्चे को बताते हैं ये चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है ना, ये बात सही है ना। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उसे बताए, उसके कॉन्सेप्ट को समझाए कि वो चीज़ कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, नहीं गलत बात है। सवाल पूछ रहे हैं भैया, इसका मतलब बहुत असाधारण सी बात है कि आपका चिंतन, आपका स्मृति, ब्रेन आपका काम कर रहा है, तभी तो आपके मन में सवाल आ गया, अरे भैया ये कैसे हो गया, यूँ कैसे हो गया। चिंतन की बात हो रही है यहाँ पर क्या है कि नहीं, है ना, बाधा उत्पन्न करती है। चिंतन क्या बाधा उत्पन्न करना हुआ, बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं होता। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए तो गलत है, ए गलत है, बट ए सही है और आर गलत है। ए क्या हुआ सही और आर गलत, ठीक है ना, ए सही लेकिन ए देखिए 3, ठीक है। वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। गौर कीजिएगा, वंचित समूह वे बच्चे जो कि इकोनॉमिकली वीक होते हैं ना, जिसके फैमिली जिसके फैमिली में कहते हैं ना कि इकोनॉमिकली पैसे की कमी होती है, आर्थिक तंगी होती है ना। बहुत बच्चे मानसिक तंगी होते हैं, है ना। किसी बच्चे का सामाजिक बहुत बेकार होता है, सामाजिक स्तर या जो उसका बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होता है, वो बेकार होता है। वो बच्चे जो विकास की धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, इन शॉर्ट वंचित समूह से हो गया, ठीक है। जो बच्चे विकास की धारा है ना, विकास की धारा से क्या है, विकास की धारा से है ना वंचित है, वही क्या हुआ वंचित समूह से आएगा, है ना। तो एक प्रश्न है कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है, ठीक है ना, बाधा बन जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को स्वीकार करना, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समाज में सांस्कृतिक जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है, चाहे मान लीजिए कि मूर्ति पूजा होता है, मेला होता है, ठीक है ना, समाज में बहुत सारे रीति होती है, रिवाज होते हैं, है ना, उनको अपनाना वो तो नहीं है, वो तो वंचित नहीं होता उस चीज़ में, उसे मिलता है उसका लाभ। और इसी बात सही भी है, धार्मिक विविधता, ठीक है ना, ये भी सही है। एक समाज में कई धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना, कई तरह के धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ये बातें पॉजिटिव है, ये बातें इसको संतुष्ट नहीं करती हैं। इसको चलिए आगे बढ़ते इसमें आगे बढ़ते हैं। उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभी स्वीकृति। प्रश्न पढ़ते हैं फिर से, क्या बाधा बन जाती है। सांस्कृतिक विकास हो रहा है बच्चे में, धार्मिक विकास हो रहा है, तो ये बाधा है नहीं है। बाधा जो पूछा है कि नेगेटिव बाधा बन जाती है। सामाजिक समूह में है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बड़े बुजुर्गों से सीख रहा है, अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है भैया, ठीक है ना। यहाँ पूछा है बुरी बात, नेगेटिव पूछा है। विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उन्हें पदानुक्रम स्थापित करना, ये बात सही है ना। प्रथा जो ना, प्रथा अपने आप में ही ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि ना कुछ भी सर्टेन निश्चित नहीं है। प्रथा गलत भी होती है और प्रथा सही भी होती है। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में क्या आना चाहिए, है ना, उसके सफल समावेशन में प्रथा को आना ही नहीं चाहिए। उसे क्या मतलब, उसे शिक्षा से मतलब है, प्रथा से क्या मतलब है, मतलब कट्टी भाग लो, काट खस्सी के, इससे क्या मतलब उसको, है ना। चलिए इसका क्या होगा 3 सही आंसर। प्रश्न अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे, है ना, देखिए वही बात है। अधिगम कठिनाई महसूस, किसी बच्चे को समझ नहीं आता, पढ़ने में दिक्कत हो रही, समझने में दिक्कत हो रही है। अधिगम मतलब क्या होता, सीखने में दिक्कत हो रही है ना, सीखने में दिक्कत हो रही किसी विद्यार्थी को, क्या हो सकता है, कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे। क्या सभी छात्र अपनी शैक्षणिक विशेषताओं में एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। किसी का दिमाग बहुत तेज होता है, किसी का दिमाग बहुत भोंदू होता है ना, कोई ओवर टैलेंटेड होता है, ठीक है। ये बात यहीं पे खारिज हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ना चाहिए, गलत बात है। किसी अलग विद्यालय में, ऐसा नहीं कि ये थोड़ा पढ़ने में कमजोर हो, थोड़ा पढ़ने में तेज है, उसको अच्छा में डाल दो कॉन्वेंट में, इसको सरकारी में, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक शिक्षा का फिर आधा टूट जाएगा यहाँ पर। छात्र हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। प्रश्न पड़ेगा अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले, और क्या ऑप्शन देखिए, छात्र अपनी शैक्षणिक क्षमताओं और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी का जो है लेवल जो है, किसी का IQ लेवल बहुत तेज होगा, किसी का IQ लेवल बहुत कम होता है। कहता नहीं कि आगे बैठता है क्लास में, ये बहुत नंबर ले आता, कैसे, आगे बैठने से मतलब नहीं है। मतलब है कि बच्चे का जो IQ, जो बुद्धि लब्धि है वो उच्च है,
औसत से अधिक है, तभी तो वो चीज़ों को जल्दी सीख पाता है, उसका अधिगम क्या होता है, जल्दी हो पाता है। ठीक है, इसलिए 4 नंबर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कमतर दृष्टि, मतलब कमतर का मतलब क्या होता है, कम, है ना, कम कहते हैं, कम मतलब निम्न, यानी कि जिस समझ जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, जिसको कम दिखाई पड़ता है। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थी की सफलता समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। बात बहुत सही है, बहुत सही बात है। इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए। हाँ, अरे ये अंधा है, इसको भगाओ, अंधा वाला विद्यार्थी अंधा वाला में जाके बैठेगा, ऐसा नहीं होता है। ये अंधा है, अंधा में बैठाओ, अंधा का अलग क्लास, बहरा का अलग क्लास, लंगड़ा का अलग क्लास, ऐसा हुआ कभी क्या? नहीं। समावेशी शिक्षा ये नहीं कहती, वो कहती सबको साथ लेकर चलिए, है ना। तो क्या पृथक मतलब क्या होता है, पृथक का मतलब था अलग, अलग अलग समझिए, सिंपल सी बात में अलग। क्या जो बच्चा बहिर है उसको अलग बिठाएंगे, है ना, नहीं, उसके विशेषता उसके लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन कक्षा एक ही रहेगा। ऐसे में क्या हो जाए, जो एनसीएफ का जो है फंडा, समावेशी शिक्षा वाला फंडा है, वो क्या हो जाए, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। ठीक है, ये बातें गलत हो गई, अलग नहीं बिठाएंगे। अगर अलग बिठा दिए तो बच्चे में हीन भावना उत्पन्न होगी, हाँ हमारा जो है ना सर जी अलग बिठा दिया, काहे कि हम अंधा है, हमको सर क्लास से भगा दिया, मैं लंग रहा है इसलिए हम भगा दिया, हमको टांग लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पृथक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए। अरे भैया, कैसा बहुल ऑप्शन है, क्या लिखा होगा, जिसको कम दिखता है उसको क्या दूर फेंक देंगे और कि नज़दीक उठाएंगे कि तुम देखो आके नज़दीक से, वो कह रहा है क्या दूर फेंक दीजिए। ये बकवास पूरा आंसर है, बकवास ऑप्शन है पूरा। केवल दृश्य से प्रस्तुति ग्रंथ द्वारा ही पाठ को पढ़ाया जाए। देखिए केवल की बात हो रही है, अब यहाँ देखिए, ये केवल दृश्य प्रस्तुति ग्रंथ द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए, ये बातें बहुत हद तक गलत है और कुछ हद तक सही है, ये मानती है एनसीएफ। ठीक है ना, यहाँ देखिए कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। ठीक है, तो ये दोनों ही, ये देखिए, अगर ये 100% सही है तो ये 20% सही बात है। आप यहाँ दोनों में फंस सकते हैं, तो देखिए 100 में जाएंगे ना हम, ये बातें बिल्कुल सही है। कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो मेरा शिक्षक का कर्तव्य है कि उन्हें क्या हो कि वो सहायक उपकरण, उससे सहायक जैसे ब्रेल एक क्या होता है, युक्ति होती है, डिवाइस होती है, एक उपकरण, एक सामग्री है जिसकी सहायता से दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाना ईजी होता है, अधिगम करना ईजी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। देखिए कहता है क्लास जब होगा ना, एक आध बच्चा से बंदर होगा, है ना, उसको डिस्टर्ब करेगा, खुद नहीं पढ़ेगा, है ना, वो अवधान उत्पन्न करेगा, है ना, उसमें स्थिरता होगी नहीं, स्थिरता बिल्कुल नहीं होगा, अवधान न्यूनता। तो प्रश्न है कि ADHD से जूझते, ये अपने आप में विकार तो कही जाती है, लेकिन इसका फायदा बहुत है, वो विद्यार्थी बहुत चंचल तेज होगा। ठीक है ना, ADHD से जूझते विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ठीक है, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते नहीं, वो चंगा होता है, बंदर होता है, उधर क्यों देगा, फुस कर देगा, है क्या किया रे, क्या किया रे, वो अस्थिर रहेगा, अस्थिर नहीं रहेगा, ही बात यही कट जाता है। उनसे सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती ना, इतना डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, हाय सर हमको ही वैसे कर रहा है, हाय सर हमको ही वैसे कर रहा है, वैसे डिस्टर्ब क्या करता तुम इसको, मारेगा दूल्हा पर मास्टर, हाँ अब उसी जाकर सिर से बैठ जाएगा, वो तो सब कुछ फेरेगा, है ना, वो तो अति सक्रियताशील होगा वो। ठीक है ना, ये बातें भी कर जाती है। वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं ना, कभी नहीं करेगा, कहेगा जाओ तुम कल है ना दुक्का दोपारा करके आना, तो क्या करेगा, जाएगा गांधी जी का फोटो बना के चले आएगा, अरे क्या किया रे, ये क्या नहीं किया तुमको, सर क्या बोले थे वो झूठे, सर क्या बोले थे, तुमको बोले थे दुक्का दो लिख के आने के लिए, तुम क्या किया, सर हमको लगा क्या बोले गांधी जी लिख के आने के लिए, ऐसा कर देगा, है ना। वो क्या होता है, अवधान न्यूनता से वो ADHD से ग्रसित बच्चा होता है, लेकिन वो दिमाग का बहुत तेज होता है ना। तो क्या हो रही है बात यहाँ पे, व्यवस्थित रूप से करते बिल्कुल नहीं करते हैं, ये भी नहीं बचा क्या, ये आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ठीक है ना, वो स्थिर होगा ही नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, कभी इसको समझाएंगे विस्तार से। प्रश्न है निम्न में से कौन सी युक्ति
या प्रविधि विधि है ना या संसाधन, कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली छात्रों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति या प्रभावशाली रणनीति है। देखिए प्रतिभाशाली टैलेंटेड बच्चा की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावशाली रणनीति है, एक खास तरह की विधि प्रविधि पद्धति है, टेक्निक्स है। वो क्या है? देखिए वो क्या हो सकता है। देखिए जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, कुछ रुक जाइए यहाँ पर, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। यहाँ रुक जाइए, यहाँ नहीं, बहुत आसान और सरल सवाल वो पूछेगा नहीं। जो बच्चा होगा टैलेंटेड वो ऐसा सवाल पूछेगा जैसे आइंस्टीन क्या करता था। सवाल, सर आसमान में चांद कैसे चमकता है? सर सूरज में गर्मी क्यों होती है? तो क्या उसका करता था, जो प्रोफेसर होता था, उसका टीचर होता था, उसको मारता था जब क्लास से बाहर बैठो। उसके माता पिता को कंप्लेन करता था कि आपका बच्चा कैसा बकलोल है, यहाँ पर आ रहे हम गणित, तो वो पूछता है क्या सर सूरज कैसे चमकता है? सर हम घूमते क्यों है? हमसे ऐसे से ऐसे क्यों हो गए? कुछ भी पूछते रहता है, मतलब कुछ भी पूछते रहता, उलूल जुलूल कुछ भी पूछता है। आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, इसको हम इसको अपने स्कूल से बाहर फेंकते हैं। उसको स्कूल से बाहर भी डीबार कर दिया गया कई बार। किसको? आइंस्टीन की बात है, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत तेज था, है ना, जीनियस था वो, है ना, प्रतिभाशाली बच्चा था। तो ये तो बात नहीं होगा, वो सवाल पूछेगा, इजी नहीं पूछेगा, वैसी बातें पूछेगी जो बड़ा ही आश्चर्य में डाल देगा शिक्षक को, ठीक है ना। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन, हाँ देखिए उसका जो चिंतन करने का जो प्रोसेस होगा वो हाईली होगा, वो औसत बच्चों से ऊपर उठ के सोचेगा, है ना। वो चीज़ों की गहराई में, चीज़ों के बारे में, चीज़ों के मूल के बारे में सोचना शुरू कर देगा, ठीक है ना। उनकी वो क्या होगा, वो प्रबल इच्छित होंगे चीज़ों को समझने के लिए। प्रतिभाशाली बच्चे, है ना, उसकी पहचान होती है। उनसे सफलता की निम्न उम्मीद नहीं, वो तो सफल पहले कर जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा? गलत। ये क्या होगा? सही आंसर, ठीक है। ये भी गलत। तो क्या होगा? स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, ये खुद कर लेगा, है ना। प्रश्न है, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए। देखिए मतलब इसका मतलब है गैर जन्मजात वो चीज़ें जो जन्म से नहीं सीखता है कोई, माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। बांसुरी बजाना आप सीखे, माँ के पेट से आए हैं, बजाते बजाते आए थे ना। शतरंज खेलना, ये सब क्या होता है? ये सब सामाजिक या भौतिक या सांस्कृतिक स्थिति में हम सीखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किस तरह के बाहरी मतलब बाहरी, है ना, बाहरी निर्देशन और आंतरिक मतलब अंदर, है ना, अंदर अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। किसी तरह के बाहर निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा, ये बात अच्छी लग रही है ना। किसी भी तरह के बाहर निर्देशन या अभिप्रेरणा की जरूरत, गलत नहीं हो गया ना ये बात। आप प्रश्न पॉजिटिव है या नहीं, कैसे हो जाएगा? गलत है। बाहर निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं। जब तक आप में इंस्पिरेशन है, किसी को देख के कुछ चीज़ आप नहीं सीखते हैं, किसी को देख के लालसा नहीं उत्पन्न होती, कुछ करने की जिज्ञासा नहीं जगती है, तो अभिप्रेरणा कहाँ होगा? ऐसा अक्सर होता है बच्चे में। हम बड़े हैं, ठीक है, आप बड़े हैं, आप कुछ भी कीजिएगा तो वो कॉपी करेगा, बच्चा आपको फॉलो करेगा, है ना, नवाचार लाएगा, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़, कुछ ना कुछ करते रहेगा, ठीक है। एंथुसियास्टिक होता है वो नवाचार लाने की कोशिश करता है हमेशा अपने आप में। तो अभिप्रेरणा जरूरत नहीं है, अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं, ऐसा कहना गलत है। किसी भी स्रोत से बाहर निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती, ये भी गलत है। देखिए नहीं है ना, खारिज हो गया, खारिज। बच्चा चाहिए किसी तरह से बाहर निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा क्या होता है, हम देखते हैं रोड के बगल में, स्ट्रीट के बगल में, घर में पापा मम्मी या पापा मामा चेस खेल रहे हैं, देखते हैं, उलगते हैं कि क्या है, ऐसे से कर रहा है। तो आपको क्या होता है, आप आंतरिक प्रेरणा मिलती है आपको। देख तो रहे बाहर से, एक्चुअली बाहरी प्रेरणा है, देख तो रहे बाहर से, बट आपके अंतरात्मा में समाहित होती है। आप उस चीज़ का समावेशन करते हैं, आपकी इच्छा जग जाती है, हम भी खेलेंगे, सीखेंगे कैसे कैसे कर रहा है, बांसुरी बजाएंगे, सिंगिंग करेंगे। ये सब क्या है? ये सब अभिप्रेरणा का एक प्रकार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर 21 का। छात्र सबसे अधिक बेहतर, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? देखिए कि वो केवल पाठ्य पुस्तक से, भैया कभी नहीं, केवल की बात है, उसी गलत हो गया। सिर्फ बुक, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अगर टैलेंटेड उसमें है तो वो बुक के सहायता से खूब सीखा, ऐसा नहीं है। बुक के अलावा भी दुनिया है, ठीक है ना, बाहरी दुनिया है, उससे हम जल्दी अधिगम कर लेते हैं, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक से तो ये गलत है।
केवल अध्यापक द्वारा कई शब्दों के दौरान दोहरा का गलत है, ठीक है। अपने आस पड़ोस से पारस्परिक द्वारा, ये बिल्कुल सही आंसर है, पारस्परिक द्वारा। टू ईच अदर हम क्या होते हैं, यानी कि बेहतर, यानी कि सबसे बेहतर तरीका से सीखना क्या है। जैसे कि अगर आप झुंड में रहेंगे ना, ग्रुप में रहेंगे ना, समूह में रहेंगे, अर्थात सामाजिक में रहेंगे ना, तो आप चीज़ों को एक दूसरे से परस्पर रूप से टू ईच अदर आप चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। आपका अधिगम जो है थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है ना। इसे अन्वयन मंडल भी कहा जाता है। समूह में सीखना अधिगम को और बेहतर बनाता है, इसलिए 3 सही हो जाएगा। प्रबल रूप से बहुत अधिक, मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रबल, बहुत अधिक। प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र छात्रों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। प्रश्न है, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र छात्रों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है ना। डैश शिक्षा शास्त्र छात्रों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। देखिए, बाल केंद्रित सृजन, कुछ बातें सही लग रही है। अध्यापक केंद्रित सृजन नहीं, बच्चा सिर्फ अध्यापक से नहीं सीखता है। बच्चा माता पिता से सीखता है, बच्चा अपने दोस्तों से सीखता है ना, अपने फैमिली में रहकर सीखता है, समाज से सीखता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कारक हैं जिससे वो अधिगम संपन्न करता है। कौन? बालक। तो एक ही नहीं है, सिर्फ अध्यापक कभी नहीं होगा, ठीक है। ये बातें आप होती है गलत, जाती है खारिज। बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन द्वारा, ठीक है ना। कुछ सही लग रहा है। अध्यापक केंद्रित भंजन द्वारा, अध्यापक केंद्रित भंजन, ये सब यहाँ पे इसके फुलफिल नहीं करता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो शब्द है थोड़ा सा यहाँ जिसमें केवल लग गया है, इसलिए गलत है। बाकी ये कुछ हद तक सही लग रहा था, लेकिन केवल आ गया, ये हो गया गलत, ठीक है ना। ये तो पहले गलत है। अब रही बात 1 और 4 को विचारणीय है। भंजन शब्द जो है, इनसे भंजन का मतलब यहाँ पर जो है भंजन का अर्थ हो जाता है अलगाव की बात हो जाती है, अलगाव की बात है ना, अतिरिक्त अलगाव की बात हो जाती है। अध्यापक केंद्रित या भंजन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए देखा जाए तो 100% आंसर क्या होगा इसका, बाल केंद्रित सृजन की हो जाएगी बात, ठीक है ना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र छात्रों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक होता है। और ज्ञान अपने आप में क्या है, ज्ञान हमेशा उत्पन्न होती रहता है, ज्ञान हमेशा नवाचार होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है, सीमा नहीं होती है ना। ज्ञान अपने आप में सृजन वाला चीज़ है ना। नई चीज़ें नवाचार होती रहती है ना। नई चीज़ें, जब भी नई चीज़ें क्रिएट हुई, बनी, तो वहाँ सृजन हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, ए इज़ द बेस्ट आंसर। बट 4 भी कुछ हद तक, बट ए इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन से प्रकार छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी अधिगम प्रक्रिया में इनमें से कौन सा प्रकार, ये सभी प्रकार हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रकार है जो अधिगम प्रक्रिया में, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें क्या होती है, बाधक बनती है। यहाँ प्रश्न में नेगेटिव बात पूछ रहा है, तो ऑप्शन में नेगेटिव ही ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। छात्रों को जीवन से आधारित कार्य देना, ठीक है, कुछ हद तक। छात्रों की रुचि आधारित कार्य देना, बहुत सही, ये सही बात है। ऐसे कार्य देना जो छात्रों के लिए बहुत आसान हो। देखिए, जीवन से जुड़ा हुआ कार्य जब बच्चा करेगा ना, तो उस काम को बड़ा ही आसानी से कर लेगा, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, बबलू तुम्हें बैट बॉल खेलना बहुत पसंद है, वो जल्दी सीखेगा, फटाफट सीखेगा। उसकी रुचि है ना, तो अधिगम जल्दी हो जाता है। जहाँ रुचि है वहाँ अधिगम आसान है, बात सही है। और ये भी सही, रुचि आधारित कार्य देना, ये भी सही बात है ना। ऐसा कार्य देना जो छात्रों के लिए बहुत नहीं आसान हो, गलत है ना। ऐसा इजी वर्क देंगे ना, तो बच्चे का अधिगम कभी नहीं होगा। वो उसमें नवाचार भी आएगी, उसमें ज्ञान का नया या फिर ज्ञान का सृजन नहीं होगा, ठीक है। तो ज़रूरत है कि उसे काम ऐसा दिया जाए जो उसके स्तर का, उसके जीवन से जुड़ा होगा। तो ये बातें क्या हो रही है, गलत है। बाकी ऐसे कार्य देना जो छात्रों के विचारों को महत्व दे, बहुत सही बात है। आपके थॉट्स को इम्पोर्टेंसी दे रहा है, सही बात है, ठीक है। प्रश्न है, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम कैसा होना चाहिए? कैसा, उल्टा, सीधा है? मतलब सीखने की प्रक्रिया होती है, वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। सीखना, अधिगम मतलब क्या था, सीखना।
या सीखने की जो क्रिया है वो किस तरह की होनी चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित। बहुत सही है, बहुत सुंदर ये ऑप्शन है। अर्थपूर्ण और संदर्भित मतलब क्या होता है? संबंधित होता है, यानी कि उस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। मैंने कहा ना, अगर आप भौतिकी सीख रहे हैं, भौतिकी आपकी रुचि बहुत तगड़ा है ना, और क्लास में भौतिकी सीख रहे हैं, किसी दूसरे बच्चे की रुचि अच्छी नहीं है भौतिकी में, तो सबसे अच्छा अधिगम आपका होगा, क्योंकि आपकी रुचि है, इसलिए आप सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ही इसका बड़ा सुंदर आंसर है अर्थपूर्ण और संदर्भित बातें। असंदर्भित गलत, और अर्थपूर्ण गलत, संदर्भित और अर्थहीन गलत, ये सही आंसर है। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहचान चरण डैश होता है। समस्या समाधान प्रक्रिया चरण की बात हो रही है, पहला चरण की बात हो रही है ना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम्स डिफाइनेशंस की बात हो रही है, यानी कि अगर प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे तो आप प्रश्न क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सुनिए ध्यान से पढ़िए। इसके बाद फिर पढ़ते हैं। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश होता है। उपयुक्त हल ढूंढना, जो वाजिब जो उसका सही हल है उसे ढूंढना। कुछ बातें सही लग रही है। समस्या का प्रस्तुतिकरण पहला चरण की बात हो रही है। समस्या की पहचान, अपनाए गए समाधान। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न इसी प्रश्न से मिलता है, गौर कीजिएगा। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि प्रश्न की डिमांड को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, ठीक है ना, उस चीज़ को समझिए। देखिए जब प्रश्न को अपने मन में अंतर ध्यान में अधिक से अधिक बार समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो हमें उसका अर्थ समझ आएगा। अच्छा, प्रश्न का डिमांड ये है, तो क्या होता है कि ऑप्शंस में से उसको निकालना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि प्रश्न को समझना, प्रश्न की पहचान करना कि प्रश्न किस टाइप का है, प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए किसी प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है ना, या किसी समस्या को समाधान करने की जो प्रक्रिया है वो है कि समस्या को भैया पहचानो कि समस्या क्या है, भैया क्या दिक्कत है, तो उसको तुम हल कर पाओगे ना, तभी तुम उसको सॉल्व कर पाओगे ना, है ना। सही बात है। तो क्या होनी चाहिए? अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन अभी कैसे संभव नहीं है, फिर बात है, ठीक है ना। प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान, ये बात है, ठीक है, ये बात सही है। पहले समझे सर्वप्रथम समस्या को या प्रश्न को समझना, है ना, ये बात सही है। सर्वप्रथम क्या होगा? हम समस्या को समझेंगे, उसकी पहचान करेंगे कि भैया प्रश्न बोल क्या रहा है, क्या डिमांड है, ठीक है ना। तो प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, ठीक है ना। 3 क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा समस्या की पहचान। पहला स्टेप क्या है? समस्या की पहचान, समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, पहचान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है औपचारिक शिक्षा में वो शिक्षा जो आपको चलते फिरते बिना किसी ज्ञान मंदिर स्कूल में जाए बिना भी आपको हो जाता है, चलते फिरते समूह में रहते हुए, जुटते हैं लोगों से बातचीत करते हुए। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है। औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसा कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपूर्ण समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को या अध्यापक को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? पूरी तरह नकार देना चाहिए, गलत। मास्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। वो करता है कौन? सरकारी मास्टर, है ना, देखते होंगे दरमाहा मिला रहे, अरे भैया दरमाहा मिल गया, भाग तुम क्या बताएंगे, बगलवा दिमाग काटना जाता है ना। जहाँ रोकता है डीएम दरमाहा को तो बच्चा भाई रहो पढ़न रहे तो वही बात यहाँ पर नकारना नहीं चाहिए। मास्टर को क्या चाहिए कि भैया जब पूछा उसका आंसर दे, बच्चे को संतुष्ट करे, समझाए, उसका अधिगम हो, उसका विकास हो, ठीक है ना। ऐसा चल मास्टर बहुत है जो कि विकास चाहता है कि नहीं हो, तो ये गलत बात है। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास कर रहे, ये बात है तो वैसे भी गलत। मानकीकृत पाठ्यक्रम
कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझ चाहिए या समझना चाहिए। हाँ, उनके ज्ञान को अग्रसर, व्हाट इज मीन ऑफ अग्रसर, अहेड, आगे की ओर, ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ाने के लिए, आगे की ओर बढ़ाने के लिए ना, आगे की ओर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। हाँ भैया, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है कि इसको समझाएं, ये चीज़ कैसे सॉल्व होता है, ये चीज़ क्या है, उसके बारे में समुचित जानकारी, समग्र जानकारी उसको दे, ताकि बच्चे का विकास हो सके, ताकि बच्चा ज्ञान को आगे बढ़ा सके, अपने ज्ञान को, अपने अधिगम को आगे बढ़ा सके, ठीक है ना। तो ये बातें बिल्कुल सही है। अधिगम के लिए दुष्पूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। कोई बच्चा किसी मास्टर से पूछता है, प्रश्न पूछता है, हम क्या क्या कहेंगे, ये बच्चे में प्रॉब्लम है ना, जुठिया की पूछ दिमाग चाटते रहता है बार बार, है ना, महत्वहीन प्रश्न पूछता है ना। जो बच्चे की जिज्ञासा होती है उसे शांत करनी चाहिए, उसको संतुष्ट करना चाहिए। देखिए ऐसा बहुत मास्टर है, टीचर है, जो क्या करता है, भगा देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 3 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका, 3 सही आंसर। अभी कथन है, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल, यानी कि संवेग, है ना, यानी कि भावनाएं, है ना, भावनाएं पहले ना, भावनाएं की बात होती है, इमोशंस की बात होती है ना। संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। भक्त ऐसा कब हो सकता है क्या, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोई बच्चे की भावना, सीखने की प्रबल इच्छा है, उसको कुछ जानने की प्रबल इच्छा है, उसे गतिविधि में सीखने की बहुत इच्छा हो रही है, तो क्या करना चाहिए, उसे अनदेखा कर देंगे, मास्टर को करना चाहिए। वो मास्टर थोड़ी ना होगा, चरवा होगा, चरवा, ठीक है ना। तो क्या करना, ये बात कहाँ है, गलत। और ये संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है भैया। संवेग संज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल है। अरे भैया देखिए, मोटू राम ये लड़का है, ठीक है ना, पतला पतला आँख वाला, नाक वाला, देखिए मुंह वाला, ठीक है ना। तो भैया इस लड़का के पास दिमाग होगा ना, है, भेजा होगा ना, भेजा। ज्ञान कहाँ होता है, दिमाग के अंदर होता है ना, ज्ञान कहाँ होता है, दिमाग के अंदर, ठीक है। भावनाएं कहाँ होती है, भावनाएं कहाँ होती है, ये भी कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। भावनाएं जो होती है वो मस्तिष्क से ही बनती है, क्रिएट होती है, सृजन होता है उसका। तो ये बहुत लोग कहते हैं ना, दिल की भावनाएं, है ना, दिल मेरी ना सुने, दिन का मैं ना सुनूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल का कोई रोल है ही नहीं, पंपिंग के अलावा, फिर सांस के अलावा, ठीक है ना। तो सारी बातें कहाँ होती है, स्कीमा में। आपकी भावनाएं और आपका जो ज्ञान है वो आपके ब्रेन में होती है, शिक्षा आपके स्कीमा में होती है, खोपड़ी में होता है, भेजा में होता है। इसलिए ये बातें भी गलत है, संबंधित होती है, बिल्कुल होती है, नहीं पूछ रहा था इसलिए गलत है। ए सही है लेकिन क्या गलत है, ये हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, ए आर दोनों गलत है, ठीक है ना। प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को डैश के लिए इंस्पायर्ड करता है, प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है, करना होता है। क्या क्या होना चाहिए, आप एजुकेशन दे रहे हैं किस लिए, कि आप सीटें पास कर जाए, है ना। तो क्या होना चाहिए, कंठस्थ स्मरण करने, स्मरण के लिए, बिल्कुल नहीं। कंठस्थ वाली बात पहले गलती हो जाती है ना। स्वतंत्र चिंतन के लिए कुछ हद तक बात सही लग रही है। निष्क्रिय हो गया तो कचरा हो गया, निष्क्रिय ज्ञान, है ना, बेकार ज्ञान, गलत है भैया। बेकार ज्ञान नहीं होता है कभी भी, निष्क्रिय ज्ञान कभी नहीं होता है, ये तो पहले गलत है, ये भी गलत है। तो बचा प्रतिस्पर्धा, बट ये CDP सीख रहे थे, यहाँ पे बाल की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, कोई किशोर की बात नहीं, कोई प्रौढ़ अवस्था की बात नहीं हो रही है। जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करें, ये तो गुरुवा लोग करता है ना, तो ऐसा कम हम अच्छी है ऐसे, है ना, ये बातें अलग हो जाती हैं। तो क्या होती है, स्वतंत्र चिंतन, है ना, स्वतंत्र चिंतन, है ना। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है, स्वतंत्र चिंतन के लिए, है ना, स्वतंत्र चिंतन के लिए, स्वतंत्र चिंतन के लिए, है ना, प्रेरित करना होता है, ठीक है। ताकि बच्चों को हम जब एजुकेशन दे, शिक्षा का क्या मेन उद्देश्य है, क्या उसका पर्पस है, मतलब कि बच्चे को इतना काबिल बना दे कि वो समस्याओं का समाधान अपने जीवन में, कि अपने जीवन को आसान तरीके से जी सके, वो चिंतन कर सके, है ना,
वो किसी स्टेज पर किसी भी बाधा को अपने चिंतन के माध्यम से उसे हल कर सके, उसे आसान कर सके, उससे उबर सके, है ना। तो स्वतंत्र चिंतन की बात होती है। तो 3 क्या राइट आंसर है। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? सुसाधित, है ना, सुंदर साधित किस प्रकार किया जा सकता है? सुसाधित किया जा सकता है किस प्रकार से आसानी से सीखा जा सकता है? अधिगम को किस प्रकार से आसानी से सीखा जा सकता है? सुसाधित किया जाता है, आसानी से सीखा जा सकता है ना। कितनी अच्छी बात है। प्रश्न में दम नहीं बिल्कुल भी। देखिए, योग्यता के सतत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर कार्य के उद्देश्य को छात्रों से साझा न कर भाग भैया भाग जल्दी भागो यहाँ से, बकवास बात है ये। छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और बकवास बात है। प्रतिस्पर्धा करेंगे नहीं करेंगे। चिंतन या परिवर्तन के मौके पर यस, है ना, चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान करके, है ना, उसे सोचने के लिए वक्त दे करके, समय दे करके, है ना, मौका चांसेस दे करके। तुम अगर अधिगम चाहते हो, तुम चाहते हो सीखना, तो फिर सोचो, है ना। सोचना वो बहुत आवश्यक है, चिंतन करना बहुत आवश्यक है, मस्तिष्क को दौड़ाना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। योग्यता के स्वतंत्र दृष्टिकोण को बढ़ा देंगे। योग्यता कोई चीज़ ही नहीं होती है। देखा जाए तो शिक्षा में, ज्ञान में योग्यता का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है ना। ये नेगेटिव टर्म यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं, है ना। दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर बिल्कुल नहीं। तो क्या होना चाहिए? चिंतन की बात सही बिल्कुल है। चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान करके या करके देना, ठीक है ना। तो क्या होगा? 4 इज राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न का जो सीरीज है वो ख़त्म यहीं पर होता है। अब आएंगे आगे सीरीज कर लेकर के या परसों लेकर के इस सीरीज का आगे बढ़ाते रहेंगे, जब तक बढ़ाएंगे जब तक आपको एग्जाम नहीं होता। 20 तारीख को 20 अगस्त 2023 को आपका एग्जाम है। आप निश्चिंत रहिए, सर आए है ना तो फ़ायदा तो दे के जाएंगे भैया, पैसा नहीं मांग रहे आपसे। 20 अगस्त से पहले 19 अगस्त, है ना, 19 अगस्त तक बम्पार कर देंगे ना, इतना कर देंगे ना कि आप CDP में 25 तो करिए लीजिएगा, है ना। CDP में 25 करिए लीजिएगा। तो 19 अगस्त तक हम आपका साथ में छोड़ेंगे, आप कहीं नहीं जाइएगा, ठीक है ना। हम भी साथ यहीं रहेंगे 19 अगस्त तक। एग्ज़ाम से 1 डे बिफोर तक आपका साथ है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना, आप मेरा छोड़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है CDP अपने आप में, है ना, जो आपको अच्छा अंकदायी सब्जेक्ट या विषय है ना। इसे 25 भी करिए ना तो पास करने की क्षमता, पास करने का चांसेस क्या होता है, जो अवसर है, चांसेस है, ये जो पास करने की प्रायिकता होती है वो बढ़ जाती है काफ़ी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये ना, इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट आपको मैथ में भी होगा, EVS में भी होगा, है ना, संस्कृत में भी होगा। ये पार्ट बहुत 15 नंबर का, 6 नंबर का, ये बहुत रिपीट होगा। सेम क्वेश्चन पूछ देगा उठा के, जो CDP में आपको 30 नंबर का पूछा है वो सेम वहाँ पूछ देगा गणित में, सेम टू सेम, है ना। इसलिए हम आपका साथ 19 अगस्त तक आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, आप भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।